नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर ज्योति जोशी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ। आज हम पारिवारिक संसाधन प्रबंधन एवं उद्यमिता विकास विषय के अंतर्गत प्रथम इकाई में पारिवारिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली एवं प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। किसी परिवार, कृषि अथवा व्यवसाय को सुचारू रूप से संभालना ही प्रबंधन कहलाता है। हम सब एक संतुष्ट व कुशल जीवन की कामना करते हैं, जिसके लिए हम आधारभूत आवश्यकताओं जैसे खाना, कपड़ा, घर, स्वास्थ्य व अच्छे घर परिवार को चाहते हैं। किसी भी परिवार में घर की गृहिणी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गृहिणी की कुशलता, रुचि, निर्णय लेने की क्षमता, सही लक्ष्य और परिवार के सदस्यों को उचित मार्ग हेतु प्रेरित करना भी प्रबंधन हेतु महत्वपूर्ण है। जब हम गृह व्यवस्था की बात करते हैं, इससे संबंधित कुछ शब्दावली हमें ज्ञात होनी चाहिए, जो कि निम्नवत है: घर, परिवार, लक्ष्य, मूल, मानक, संसाधन। सबसे पहले हम घर की बारे में चर्चा करेंगे। साधारणतः विभिन्न सामग्रियों से निर्मित रहने की किसी स्थान को घर कहते हैं। घर में हम सांसारिक दुख, चिंता तथा व्याकुलता से अपने आप को मुक्त पाते हैं, सुख, शांति का अनुभव करते हैं, क्योंकि उसमें अपनत्व की भावना प्रदान होती है। जीवन में सुखात्मक व दुखात्मक दोनों पहलू होते हैं, परंतु आपसी संयोग व सद्भाव से दुख को भी सुख में बदला जा सकता है। जब हम परिवार की बात करते हैं, परिवार की कुछ विशेषताएं हैं, जो कि निम्नवत है: विवाह संबंध, लैंगिक संबंध, संतान उत्पत्ति व संतान का लालन पालन, एक नाम पद्धति अथवा वंशगणना, सामान्य आवास व्यवस्था। जब किसी भी घर में ये विशेषताएं उपस्थित होती हैं, तो उसे हम परिवार कहते हैं। बिसंज व बिसंज के अनुसार परिवार आधारी व सार्वभौम संस्था है, जिस पर प्रत्येक समाज का अस्तित्व निर्भर करता है। मैकाइवर व पेज के अनुसार परिवार वह समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित है और पर्याप्त रूप से सीमित एवं इतना स्थायी है कि संतान उत्पत्ति तथा संतान का पालन पोषण करने योग्य है। जब हम प्रबंधन की बात करते हैं, प्रबंधन खुशहाल जीवन जीने की महत्वपूर्ण इकाई है। शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित नियंत्रण और संस्थानों के उचित प्रयोग द्वारा किसी भी घर, खेत, व्यवसाय एवं उद्योग को सुचारू रूप से चलाना ही प्रबंधन है। किसी भी प्रबंधन में कोई कठोर नियम या कानून नहीं होता है या किसी भी परिस्थिति पर निर्भर करता है। मूल्यों व लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नियोजित की गई गतिशील व सतत गतिविधियों को भी प्रबंधन कहा जाता है। जब हम मूल्य की बात करते हैं, मूल्य मनुष्य के व्यवहार को प्रोत्साहित करने हेतु एक महत्वपूर्ण कारक है। मूल्य एक विशाल एवं व्याख्यात्मक अवधारणा है, परंतु व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह न्याय व भेदभाव के आकलन हेतु आधार प्रदान करते हैं। हम यह कह सकते हैं कि यह मूलभूत बल है जो व्यक्ति की क्रियाकलापों व प्रयासों को बल प्रदान करती है। मानक, यह मूल्य को मापने के मापदंड हैं। यह प्रदर्शित करते हैं कि हमें कितनी रुचि किसी कार्य में है और पूर्ण होने पर कितनी संतुष्टि प्राप्त करते हैं। मानक मापने के ऐसे मानक हैं जो वस्तु को मापते हैं, तरीकों को मापते हैं, निर्णयों को भी मापते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह मानवीय व्यवहार का तरीका बताते हैं और समझाते हैं कि हमें किस क्षेत्र में मेहनत करनी है। संसाधन, संसाधन वह वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हम किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु करते हैं। परिवार में प्रबंधन विभिन्न स्तरों में संपन्न होता है। हर एक स्तर पर संसाधनों का उपयोग कोई व्यक्ति या संस्थान अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु करते हैं। यह ऐसे अधिकार या संपत्ति होते हैं जो स्वयं के पास परिवार के उपयोग हेतु उपलब्ध होते हैं। ये संसाधन मानवीय या भौतिक होते हैं। जब हम मानवीय संसाधन की बात करते हैं, मानवीय संसाधन भौतिक साधन से अधिक महत्वपूर्ण है। परिवार के सदस्यों की कुशलता, रुचि, ऊर्जा, योग्यता, ज्ञान तथा मनोदशा आदि प्रमुख मानवीय संसाधन हैं। कुछ मानवीय संसाधन समाज द्वारा भी प्राप्त होते हैं, जैसे चिकित्सा, परामर्श, स्वास्थ्य, निरीक्षण, शिक्षा आदि। जब हम बौद्धिक संसाधन की बात करते हैं, इसके अंतर्गत भूमि, घर, भोजन, कपड़ा, फर्नीचर, आभूषण और औजार इत्यादि आते हैं। इन सब की प्राप्ति हम मुद्रा द्वारा करते हैं। मुद्रा का अर्थ विनिमय के साधन से लगाया जाता है। हमारे देश में वर्तमान समय में रुपया विनिमय का माध्यम है। अब हम पारिवारिक संसाधन प्रबंधन के बारे में चर्चा करेंगे। पारिवारिक संसाधन प्रबंधन को घर प्रबंधन भी कहते हैं। पारिवारिक संसाधन प्रबंधन हर एक पारिवारिक सदस्य की वृद्धि व विकास करने पर महत्वपूर्ण तरीका है। इसमें संसाधनों के उत्पादन, इस्तेमाल व निर्णय लेने आदि की महत्वपूर्ण प्रक्रिया शामिल होती है।
एक गृहिणी की जिम्मेदारी होती है कि वह परिवार के अस्तित्व व विकास के लिए आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, आध्यात्मिक व तकनीकी कारकों को व्यवस्थित करे। ग्रॉस व अन्य ने 1973 में बताया, परिवार के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु संसाधनों के उत्पादन व उपयोग के लिए किए जाने वाले लक्ष्य पूर्ण व्यवहार को घर प्रबंधन कहते हैं। वर्गीज व अन्य के अनुसार घर प्रबंधन ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल लक्ष्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। घर प्रबंधन में प्रबंधन को पूर्णता व कुशलता की स्थिति में मापा जाता है। घर में जब पूर्व निर्धारित लक्ष्य कुछ सीमा तक पूरा हो जाता है तो वह अच्छा एवं व्यवस्थित माना जाता है। कॉर्जिन के अनुसार घर प्रबंधन एक व्यवहारिक विज्ञान है। इसे मापने का सामान्य विचार डिग्री या माप नहीं होता है, जैसा कि औषधि विज्ञान में सामान्य व असामान्य स्वास्थ्य का सूचक ताप मापक यंत्र होता है। जब हम पारिवारिक संसाधन प्रणाली के बारे में बात करते हैं तो प्रणाली का अर्थ है कोई अन्य आश्रित, आपस में संबंधित और सहयोगी चीजों का साथ में होना। हमारे पास 3 प्रकार की पारिवारिक संसाधन प्रणाली है: खुली प्रणाली, बंद प्रणाली, संपूर्ण प्रणाली। जब हम खुली प्रणाली के बारे में बात करते हैं, इस प्रणाली के अंतर्गत कोई भी परिवार बाहर की प्रणालियों से भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए सहायता लेता है। बंद प्रणाली में इस प्रणाली में सारी गतिविधियां परिवार के अंदर ही होती हैं। परिवार का कोई भी व्यक्ति बाहर की प्रणालियों से मदद नहीं लेते और लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। संपूर्ण प्रणाली, इस प्रणाली के अंतर्गत परिवार आंतरिक एवं बाहरी सभी संसाधनों व प्रणालियों का उपयोग अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु करते हैं। प्रबंधन प्रक्रिया, किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई उसको ही प्रबंधन कहते हैं और इस लक्ष्य हेतु जिन भी चीजों का उपयोग करते हैं उन्हें संसाधन कहते हैं। परिवार में प्रबंधन की कुछ विशेषताएं हैं। प्रबंधन सार्वभौमिक है। हर व्यक्ति व हर परिवार के पास विशाल संसाधन होते हैं, लेकिन किसी 2 परिवार के पास एक समान संख्या व गुणों में संसाधन नहीं होते हैं। हर एक परिवार उपलब्ध संसाधनों को इस तरह नियोजित करता है कि हर एक सदस्य को संतुष्टि प्राप्त हो और परिवार में लक्ष्य की प्राप्ति हो। प्रबंधन की गुणवत्ता एक परिवार से दूसरे परिवार में भिन्न होती है। संसाधन प्रबंधन की गुणवत्ता कई चीजों जैसे गृहिणी की बुद्धिमत्ता, कौशल, क्षमता, संसाधन की उपलब्धता और परिवार के आकार पर निर्भर करती है। इसलिए यह आवश्यक है कि अधिकतम संतुष्टि के लिए घर प्रबंधन अपनी क्षमताओं, कौशल व ज्ञान का सशक्तिकरण करे। घर का प्रबंधन पारिवारिक जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। प्रबंधन हर परिवार के हर एक सदस्य से प्रेरित होता है व प्रेरित करता है। यह संसाधनों को प्रयोग को प्रेरित करता है ताकि हर एक परिवार का सदस्य खुशी से इसको प्राप्त कर सके। प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है कि अन्य परिवार के सदस्यों में कौशल का स्थानांतरित किया जाए। प्रबंधन प्रक्रिया के दौरान जो भी सीखते हैं बच्चे, ये कौशल बड़ों से सीखकर अपने जीवन में प्रयोग में लाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक गृह प्रबंधन कौशल का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करें। गृह प्रबंधन लोकतांत्रिक निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है, जिसका अर्थ है कि एक कुशल गृह प्रबंधक या घर के बुजुर्ग परिवार वालों के साथ मिलकर निर्णय लेते हैं। लोकतांत्रिक निर्णय परिवार में प्रबंधन का महत्वपूर्ण तत्व है। जो भी निर्णय परिवार में लिया जाता है उसमें परिवार के हर सदस्य की रजामंदी होनी चाहिए ताकि प्रसन्नता व संतुष्टि बनी रहे। प्रबंधन संसाधनों के उचित प्रयोग द्वारा पारिवारिक लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया है। एक परिवार अपना लक्ष्य प्राप्त करने हेतु उपलब्ध संसाधनों का उचित प्रयोग करता है। किसी भी स्थिति में एक परिवार पारिवारिक सदस्यों के साथ सामंजस्यता व समन्वयता के साथ कार्य करता है। जब हम प्रबंधन की बात करते हैं उसके 3 प्रेरक हैं: मूल्य, मानक, लक्ष्य, जिनके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। गृह व्यवस्था की प्रक्रिया के बारे में जब हम बात करते हैं, गृह व्यवस्था की प्रक्रिया में एक दूसरे पर आश्रित 3 मुख्य सोपान हैं: योजना, नियंत्रण एवं मूल्यांकन। गृह व्यवस्था की प्रक्रिया के तीनों सोपानों को मानसिक प्रक्रिया की ही विभिन्न अवस्थाएं कह सकते हैं। सबसे पहले हम आयोजन के बारे में बात करते हैं। प्रबंधन के तीनों सोपानों में से आयोजन का सोपान अधिक मान्यता प्राप्त एवं सर्वाधिक प्राचीन है। अच्छे आयोजन के परिणाम लाभप्रद व अच्छे होते हैं। आयोजन इसलिए महत्वपूर्ण है कि कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ही इसे संपन्न कर लिया जाता है।
एक नाटकीय पूर्वाभ्यास के द्वारा कोई भी व्यक्ति विभिन्न प्रक्रियाओं के परिणामों का अनुमान लगा सकते हैं तथा तदनुसार सर्वाधिक संतोषप्रद निराकरण हो सकता है। पूर्व आयोजन करने के फलस्वरूप कार्य को पूर्ण इकाई के रूप में देखा जा सकता है, तो कार्यकर्ता प्रारंभ से ही अपने कार्य में रुचि लेना व उसे समझना और उसे क्या करना है, वह कैसे करना है और वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति सरलता व शीघ्रता से कर लेता है। अब हम बात करते हैं योजना क्रियान्वयन का नियंत्रण, कंट्रोलिंग। प्रबंधन के तीनों सोपानों में से इस सोपान की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अधिकांश घरों में जो योजना बनाने वाला होता है वही साधारणतः उसे क्रियान्वित करने वाला होता है। कुछ व्यक्ति इसे केवल योजना के क्रियान्वयन का सोपान मानते हैं। वे इस तथ्य को भूल जाते हैं कि क्रियान्वयन के समय कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिनके परिणाम स्वरूप योजना में कुछ परिवर्तन भी करने पड़ सकते हैं। नियंत्रण की प्रक्रिया पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक होती है। नियंत्रण की प्रमुख 3 अवस्थाएं हैं: स्फूर्तिदायक, निरीक्षण, समायोजन। स्फूर्तिदायक को हम बल देना भी बोलते हैं। क्रियान्वयन को बल देना या कार्य को प्रारंभ करके उसे बनाए रखना व्यवस्थापन की महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। यह तथ्य पूर्णतः सत्य है। व्यक्तियों में योजना को प्रारंभ करके तदनुसार कार्य कराते रहने की योग्यता में भिन्नता पाई जाती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसकी सबलता या निर्बलता क्रिया को शक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया के पीछे छिपी होती है। क्रियान्वयन को शक्ति प्रदान करने के लिए माध्यमिक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए, क्योंकि उनसे शीघ्र निष्पादन का अवसर मिल सकेगा। परिणामतः उसके साथ साथ संतोष भी प्राप्त होगा। जब हम निरीक्षण की बात करते हैं, योजना के क्रियान्वयन के नियंत्रण की दूसरी अवस्था निरीक्षण है। आयोजन की प्रशासनिक को निरीक्षण कहते हैं। यह क्रिया कई प्रकार से स्वतः ही होती रहती है। समायोजन, यह नियंत्रण के सोपान की तीसरी अवस्था है। यदि आवश्यक हो तो योजना का समायोजन करना और नए निर्णय को निर्धारण करना समायोजन कहलाता है। मूल्यांकन, जिसको हम इवैल्यूएशन भी कहते हैं। मूल्यांकन द्वारा यह जाना जा सकता है कि योजना बना लेने के बाद उसके क्रियान्वयन द्वारा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति कहां तक हुई है। मूल्यांकन से प्राप्त अनुभवों से भावी जीवन के किसी कार्य को आरंभ करने का आधार मिलता है। मूल्यांकन द्वारा यह पता चलता है कि प्रबंधन प्रक्रिया के किस स्तर पर गलती हुई है और भविष्य में इससे कैसे बचा जा सकता है। मूल्यांकन द्वारा आत्मविश्लेषण के अवसर प्राप्त होते हैं। यदि मूल्यांकन के परिणामों को सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए तो यह व्यक्तित्व विकास के मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। निर्णय करने की प्रक्रिया, निर्णय किए जाने की प्रक्रिया के अंतर्गत हम निर्णय की जाने वाली समस्या को परिभाषित करते हैं, वैकल्पिक हलों को खोजते हैं, विकल्पों के संदर्भ में सोचते हैं, एक विकल्प का चयन करते हैं और निर्णय करने के उत्तरदायित्व को स्वीकारते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं, संसाधनों का उचित चुनाव व उपयोग, लक्ष्य निर्धारण, निर्णय लेने की क्षमता, उचित नियोजन, समय विभाजन, मूल्यांकन आदि एक गृहिणी को घर प्रबंधन की प्रक्रिया में बल प्रदान करते हैं। आपने इस इकाई में गृह प्रबंधन के अंतर्गत कुछ विशेष विषयों का अध्ययन किया, जैसे पारिवारिक संसाधन प्रणाली व प्रक्रिया, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इस प्रक्रिया में कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं।